प्रायोजक हैं गोल्डी मसाले। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं आज का मुद्दा। और आज का हमारा मुद्दा है 12वीं की परीक्षा में अंकों का फार्मूला। जी हाँ, काफ़ी लंबे समय से छात्रों में ये पसोपेश था कि आखिर उनका होगा क्या, क्योंकि 12वीं की परीक्षा रद्द कर दी गई थी। और ऐसे में जो बहुत ही मेरिटोरियस छात्र हैं उनको ये दिक्कत सता रही थी कि जो साल भर उन्होंने पढ़ाई किया है उनकी मेहनत का क्या होगा। हालांकि कुछ ऐसे छात्र भी हैं जिनकी तो बल्ले बल्ले हो गई, जो पढ़ते नहीं हैं और अगर वो पास ना हुए तो घर में तमाम बातें सुननी पड़ती हैं। ऐसे में उनको भी मौका मिला कि वो पास हो जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर इस फार्मूले का कितना प्रभाव पड़ेगा, क्या इसके नतीजे होंगे, कैसे, क्यों लोग हैं इससे नाराज, क्यों नहीं इसको एडमिट कर पा रहे हैं, ये सब एक बहुत बड़ा मामला है और इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ में खास मेहमानों का पैनल है, हम उनसे आपका परिचय कराएंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखा देते हैं। ये रिपोर्ट देखिए, उसके बाद इस पर चर्चा करेंगे। सीबीएसई बोर्ड की 12वीं की परीक्षा कैंसिल होने के बाद बीते 10 दिन से जिस फॉर्मूले का छात्र इंतजार कर रहे थे वो आज सामने आ चुका है। इसे लेकर सरकार की ओर से बनी 13 सदस्यीय समिति ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में अपनी रिपोर्ट रखी। इस रिपोर्ट के अनुसार 12वीं की मार्कशीट 10वीं, 11वीं और 12वीं के प्री बोर्ड के एग्जाम रिजल्ट के आधार पर तैयार होगी। समिति की रिपोर्ट के अनुसार मार्कशीट बनाने के लिए 12वीं के फाइनल रिजल्ट का आधार बीते 3 एग्जाम होंगे। इसमें मार्कशीट तैयार करने में 10वीं के 5 विषय में से 3 विषय के सबसे अच्छे मार्क्स जोड़े जाएंगे। फिर इसी में से 11वीं के 5 विषय का एवरेज लेकर इसका वेटेज दिया जाएगा। मूल्यांकन के पूरे फॉर्मूले पर बात करें तो इसमें 10वीं के नंबर का 30%, 11वीं के नंबर का 30% और 12वीं के नंबर के 40% के आधार पर नतीजे आएंगे। आपको बता दें कि रिजल्ट कमेटी बनाने का फॉर्मूला भी 13 सदस्यीय कमेटी ने 10वीं बोर्ड के रिजल्ट पॉलिसी के आधार पर बनाई थी। बता दें कि 10वीं बोर्ड का रिजल्ट तैयार करने के लिए भी सीबीएसई बोर्ड ने एक रिजल्ट कमेटी तैयार की थी। ये कमेटी स्कूल के प्रिंसिपल की अध्यक्षता में बनाई गई थी। सीबीएसई 12वीं के लिए भी इसी तरह की कमेटी बनाई जाएगी। तरीके से उन्होंने अच्छा किया कि दे डिडंट रिलाई कम्प्लीटली ऑन द इंटरनल असेसमेंट ऑफ 12th ग्रेड एंड उन्होंने 10th के रिजल्ट्स को भी कंसिडर किया बिकॉज सम स्टूडेंट्स परफॉर्म देयर बेटर बिकॉज 12th में भी इंटरनल असेसमेंट में कुछ स्कूल्स का एग्जामिनेशन लेवल हाई होता है, कुछ स्कूल्स का लो होता है। सो इन दैट सेंस इट्स गुड कि उन्होंने 10th एंड 11th के मार्क्स कंसिडर किए। लाइक वो थोड़ा सिस्टमैटिक वे से कर सकते थे, या उन्होंने जब 10th का रेगुलेशंस निकाली वो साथ में 12th का भी हमको एक आइडिया दे सकते थे कि वैसे करने वाले। बट देखिए पैटर्न तो बहुत ही जस्टिफाइड है, क्योंकि उन्होंने ये बोला है कि हम 10th के 30% मार्क्स लेंगे, 30% हम 11th के लेंगे एंड देन 40% रिमेनिंग जो है वो हम 12th के बेसिस पे लेंगे। तो उससे इट्स अ बिग रिलीफ, क्योंकि देखिए जब हम 11th और 12th की बात करते हैं तो वो इंटरनल असेसमेंट्स हैं, सारी बोर्ड हुए नहीं, बट 10th वाज एक्सटर्नल, तो वो बोर्ड का रिजल्ट था। तो वी कैन वेरी वेल इमेजिन कि जो वो रिजल्ट होगा वो बहुत जस्टिफाइड है। और क्योंकि बच्चे ने 11th में अपनी मर्जी से सब्जेक्ट्स चूज किए तो उसके 30% एंड 12th के, इट इज वेरी वेरी फेयर एंड जस्टिफाइड। सुप्रीम कोर्ट में इस समिति ने यह तर्क दिया कि स्कूलों की नीति प्री बोर्ड में ज्यादा अंक देने की है, इसलिए सीबीएसई के हजारों स्कूलों में से प्रत्येक के लिए एक रिजल्ट कमेटी बनेगी। इस कमेटी में स्कूल के 2 वरिष्ठतम शिक्षक और पड़ोसी स्कूल के शिक्षक मॉडरेशन कमेटी के रूप में कार्य करेंगे, ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि स्कूल ने अंकों को बढ़ा चढ़ा कर नहीं बताया। कमेटी छात्रों के पिछले 3 वर्षों के प्रदर्शन को आंकेगी। बता दें कि सीबीएसई बोर्ड की 12वीं की परीक्षा कैंसिल होने के बाद सरकार ने बीते 4 जून को सीबीएसई की असेसमेंट पॉलिसी तय करने के लिए 13 सदस्यीय एक समिति का गठन किया था। इसमें सीनियर आईएएस अफसरों को रखा गया था। कमेटी की रिपोर्ट तैयार करने के लिए 10 दिन का समय दिया गया था, जो कि आज सुप्रीम कोर्ट में पेश कर दी गई है।
हालांकि समिति की इस पॉलिसी से छात्र खुश नजर नहीं आ रहे। सो इसका कुछ लोगों का एडवांटेजेस हो सकता है, बट क्योंकि मैं खुद अपने लिए बात नहीं कर सकती, मेरे खुद के तो मतलब मेरे लिए फेवरेबल है क्योंकि मेरे दो सब्जेक्ट्स में 100 आए थे क्लास 10th में। बट अगर एज अ होल मैं पूरी इंडिया के सारे स्टूडेंट्स की बात करूँगी तो कुछ लोगों के लिए ये डिसएडवांटेजेस भी हो सकता है। और एक क्वेश्चन अभी तक हमें पता नहीं है कि मतलब 10th के जो बेस्ट ऑफ 3 को वेटेज दिया जाएगा, तो इस चीज़ को तो मैं अच्छे से समझ चुकी हूँ कि 30-40 का वेटेज है, बट 10th का जो बेस्ट ऑफ 3 का वेटेज दिया जाएगा तो वो वेटेज सारे सब्जेक्ट्स को दिया जाएगा या कुछ पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स को दिया जाएगा, इस चीज़ के बारे में बताया नहीं गया। कितने महीनों से नज़र आ रहा था कि इस बार एग्ज़ाम कंडक्ट होना मुश्किल रहेगा। ये डिसीजन नहीं लेना था तो 2 महीने पहले लिया जा सकता था, नहीं भी लिया तो जो डाटा कंपाइल करना था 10th का 11th का रिजल्ट, प्री बोर्ड के रिजल्ट सब स्कूलों से मंगाने थे, ये एक्सरसाइज अब तक हो जानी चाहिए थी। आज घोषणा हुई है, इसके बाद 1.5 महीना और ले रहे हैं। इसका रिजल्ट क्या होगा? 31 जुलाई अब ये कह रहे हैं तब तक रिजल्ट डिक्लेयर करेंगे। उसके बाद बच्चे आगे यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में अप्लाई करेंगे एडमिशन्स के लिए। कब मेरिट लिस्ट बनेगी, कब काउंसलिंग होगी, नए सेशन कब स्टार्ट होंगे, पूरा साइकिल डिस्टर्ब हो रहा है सिर्फ CBSE की एफिशिएंसी की वजह से। अब जब पेपर हो ही नहीं रहे तो कोई मार्किंग नहीं करनी, आंसर शीट चेक नहीं करनी, तो इतना डिले अब क्यों? अगर 30-30-40 फार्मूले की बात करें तो कई स्कूलों ने इसके पक्ष में अपनी सहमति जताई थी, लेकिन कई छात्रों ने महामारी के चलते प्री बोर्ड एग्जाम नहीं दिया था। ऐसे में अब सवाल ये है कि इनकी मार्कशीट कैसे तैयार होगी। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। जी हाँ, तो मामला फंस गया है। ये बड़ी बात है क्योंकि अभी तक कोरोना से हमको निजात नहीं मिली है और ऐसे में कोई ना कोई फार्मूला निकालना ही था। एग्ज़ाम इसलिए नहीं हुए क्योंकि शिक्षा से ज़्यादा ज़रूरी है जान को बचाना, क्योंकि जान है तो जहान है, इसलिए इसमें कोई शक की बात नहीं कि ज़रूर एग्ज़ाम कैंसिल कर दिया गया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही कि अब पारदर्शी तरीके से कैसे इसको किया जाएगा। हालांकि 13 सदस्यों की कमेटी बनाई गई थी, उसने अपनी रिपोर्ट दिया है, उसके आधार पर सब किया जाएगा, लेकिन अभी भी बहुत इफ एंड बट्स इसमें बने हुए हैं। हम इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ में बहुत खास मेहमान जुड़े हुए हैं, 3 छात्र हमारे साथ में जुड़े हुए हैं जिनसे हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर उनकी समस्याएं कहाँ पर हैं। और एक अभिभावक संघ के हमारे साथ में हैं और दूसरे शिक्षक संघ से भी हैं। हम उनका आपसे परिचय करा देते हैं। हमारे साथ में साक्षी मावी जुड़ चुकी हैं, छात्रा हैं। आपका बहुत स्वागत है साक्षी मावी जी। आदित्य हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत स्वागत है आदित्य जी। और अंकित भी हमारे साथ, अनिका गोयल भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। और इसी के साथ साथ में हमारे साथ सीमा त्यागी हैं अभिभावक संघ की, आपका बहुत स्वागत है सीमा जी। डॉक्टर RP मिश्रा हैं शिक्षा संघ के, आपका भी बहुत स्वागत है। सीधा रुक करेंगे आदित्य जी का। आदित्य जी, पूरा ये जो चीज़ है वो अब निकल के आ गई है कि कैसे क्या होगा, क्या समस्या कहाँ पर आ रही है आप लोगों को? आदित्य जी, क्या आपको आवाज मिल पा रही है? लगता है आदित्य जी तक आवाज हमारी नहीं पहुंच पा रही है। साक्षी मावी, आपसे कहेंगे कि आप अपनी ऑडियो खोल लीजिए, आपका ऑडियो बंद है। जी साक्षी, जी साक्षी, क्या समस्या है? साक्षी, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। चलिए आदित्य जी, आप अपना ऑडियो खोल लीजिए। आप लोग तो स्मार्ट बच्चे हैं, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? अनिका जी, आप बताइए क्या समस्या आ रही है? जी 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 अनिका जी, जी अनिका जी का आप अपनी बात रख सकती हैं।
है कि क्लास 12th में जैसे उन्होंने कहा है कि प्रीलिम्स और ओवरऑल ईयर का भी एक वेटेज मिलेगी, तो काफ़ी बच्चे थे जिनकी फैमिली में कोरोना की वजह से प्रॉब्लम्स रही हैं, तो हो सकता है कि उन लोग ने काफ़ी अच्छे से परफॉर्म नहीं करा हो। लेकिन यही हम लोग को 10th क्लास का एडवांटेज तो मिला ही है, क्योंकि उधर जितने भी बच्चे थे ओवरऑल इंडिया सबके सब्जेक्ट्स सेम थे, तो एक वो फेयर मार्किंग स्कीम हो जाएगी। और जहाँ तक कि 11th को वेटेज देने की बात है, तो 11th में बच्चे काफ़ी कंफ्यूज्ड हैं कि क्या वो सही है या नहीं, क्योंकि 11th में हम लोग अपने मेन सब्जेक्ट्स चूज़ करते हैं और वो काफ़ी थोड़े 5-6 महीने तो समझने में लग जाते हैं कि हमने जो सब्जेक्ट चूज़ किए हैं कैसे हैं। और काफ़ी बच्चे तो शुरुआत में अपनी स्ट्रीम भी चेंज करते, तो 11th के मार्क्स का लेना या ना लेना अभी बच्चों में काफ़ी कंफ्यूजन कर रहा है। लेकिन 10th के जो मार्क्स लिए जा रहे हैं उससे सब लोग काफ़ी संतुष्ट हैं। और 12th का तो जिन लोग के घर में भगवान की कृपा से सब सही था, वहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, बट कुछ जगह जहाँ पे इस महामारी के कारण दिक्कत आई है, वहाँ जिन लोग का रिजल्ट अच्छा नहीं गया उन वो लोग थोड़े संकोच में हैं। जी जी, आपका अपना क्या है, आप कहाँ पर हैं? आदित्य जी के पास चलते हैं। आदित्य, आपको आवाज़ मिल रही है? हाँ आ रही है। को कर रही है। आदित्य जी अपनी बात रख सकते हैं आप। हाँ आवाज आ रही है। आदित्य जी, आप अपनी बात रख सकते हैं। क्या दिक्कत है आपको? इस जो नया फार्मूला आया है जो आया वो बिल्कुल ठीक लिया है। ये गवर्नमेंट का बिल्कुल सही फैसला है कि वो 30% 10th के दे रहे हैं और 11th के 30% मार्क्स देंगे, और फिर एवरेज निकाल के वो 40% 12th के दे रहे हैं। चलिए, मतलब आपको चलिए, मतलब आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नजर नहीं आ रही इसमें? नहीं है, बिल्कुल दिक्कत नहीं है। ठीक है। ठीक है। साक्षी मावी जी, आपको आवाज मिल रही है क्या? लगता है साक्षी मावी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है हमारी। सीमा जी का रुख करेंगे। सीमा जी, आपने भी बहुत बारीकी से सब चीजों को देखा होगा, क्या कहेंगी आप? आपकी पहली प्रतिक्रिया? सीमा त्यागी जी, क्या आपको आवाज मिल रही है? लेट किया है और इस वजह से अभी भी बच्चे 2 महीना सेशन लेट है। जो 30 का रेशो बोर्ड ने दिया, आवाज आ पा रही है आपको? जी आप जी, आपकी अब आवाज आ रही है, आप अपनी बात रख सकती हैं। तो कोरोना काल नहीं था और 10th भी बोर्ड का एग्जाम था, तो जो 10th में 5 सब्जेक्ट थे उनमें से जो 3 बेस्ट परफॉर्मिंग सब्जेक्ट थे उसके मार्क्स का 30% मिल दिया जाएगा, और 11th में जो ओनली थ्योरी है उसका 30% लिया जाएगा। और 12th में भी जब बोल रही थी कि घर में प्रॉब्लम हुई, वो अगर प्री बोर्ड नहीं दे पाए तो ओनली प्री बोर्ड नहीं, 12th पूरे कोई भी यूनिट टेस्ट, कोई भी मॉक टेस्ट, जो भी असेसमेंट स्कूल ने लिया है उन असेसमेंट पर 12th की थ्योरी का आपको 40% दिया जाएगा। और दूसरे हम सब जानते हैं कि 12th में सब्जेक्ट जो है वो प्रैक्टिकल बेस्ड होता है, तो अगर आपका 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल है और आपके उसमें 20 मार्क्स हैं तो वो एज इट इज ऐड होंगे। अगर आपका 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल है तो 30 मार्क्स आपके एज इट इज ऐड हो जाएंगे। 12th में कुछ सब्जेक्ट भी है जिसमें 60-40 का रेशियो होता है, मीन 60% थ्योरी होती है और 40 मार्क्स का प्रैक्टिकल होता है, तो प्रैक्टिकल में आपके 40 मार्क्स एज इट इज आपके रिजल्ट में ऐड होंगे। तो जो ये फॉर्मूला बोर्ड ने दिया है 30+ का, मेरे हिसाब से इस टाइम यही था, यही दिया जाता था कि सबको करने में स्कूलों को प्रॉब्लम आएंगी बहुत सी, क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं कि जो 10th के बाद अपना बोर्ड चेंज करते हैं, वो 10th तक ICSE से पढ़े और उसके बाद 11th में CBSE बोर्ड में आ गए, तो बोर्ड को और स्कूल के लिए
था और स्कूल के टीचर से काम बढ़ गया है। दूसरे, इस डिसीजन को जब 10th का लिया गया था तब भी ले सकता था बोर्ड, तभी अगर दे देता तो अब शायद 12th का रिजल्ट भी 10th के साथ ही आ जाता। अब 31 जुलाई 12th का रिजल्ट आएगा और बोर्ड ने ये भी कहा है कि अपने रिजल्ट से तो वो बाद में भी एग्जाम देगा। तो 31st तक तो बच्चा रिजल्ट का वेट करेगा, उसके 1 महीने बाद उसका एग्जाम कंडक्ट होगा, तो जो ग्रेजुएशन में एडमिशन का क्राइटेरिया है वो और लेट हो जाएगा। तो आप इतने लेट डिसीजन ले रहे हैं, इससे थोड़ा बच्चों को भी, पेरेंट्स को भी और टीचर कम्युनिटी को थोड़ा ये है कि अगर ये ही लेना था तो जब 10th किया था तभी इसको भी डिक्लेयर करते थे, तो अब तक 12th का रिजल्ट भी शायद बन चुका होता और बच्चे और नहीं। जी जी ठीक है। साक्षी मावी जी, क्या आपको आवाज मिल रही हो तो आप अपनी बात रख सकती हैं। साक्षी की आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। हम डॉक्टर आरपी मिश्रा जी का रुख करेंगे। डॉक्टर आरपी मिश्रा जी, आप तो लंबे समय से ये सब चीजें देख रहे हैं, क्या कहेंगे इसको लेकर के? केंद्र की पहल पर सीबीएसई बोर्ड द्वारा निर्णय लिया गया, लेकिन ये निर्णय काफी लेट है, विलंब से। बहुत ही अधिक तनाव में थे बच्चे और उनके अभिभावक की परीक्षा का क्या होगा, निर्णय नहीं हो पा रहा था। बार बार डेट बढ़ा रहे हैं कि हम आगे निर्णय करेंगे, आगे निर्णय करेंगे, नहीं काफी विलंब से हुआ, जिसके आगे कॉन्सिक्वेंसेस भी होंगे। लेकिन जो भी अभी आज बताया है कि कैसे परीक्षा फल तैयार होगा, ये कुछ ठीक है, लेकिन इसमें पारदर्शिता होनी चाहिए। वो जो मेरिटोरियस बच्चा है उसके साथ अन्याय, ठीक है, हाई स्कूल परीक्षा ले लेंगे 30%, फर्स्ट ईयर का ले लेंगे 30%, 40%, इंटरमीडिएट का जो भी करा चुके हैं प्रैक्टिकल या और भी जो भी टेस्ट वगैरह कराए हैं उसका लेंगे। लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि अगर किसी ने परीक्षा नहीं दी है, इनका रिजल्ट कैसे बनेगा, इसमें बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस भी आएंगे, इसको भी देखना। तो हमारा कहना है कि निर्णय काफी लेट हो गया। अब रिजल्ट अगर जुलाई को करेंगे तो बहुत विलंब है, इसको और पहले से करना चाहिए। ये एक तरह से मैं तो यही कहूँगा कि हमारे सरकार की और सीबीएसई बोर्ड से बना हुआ था क्या होगा, लेकिन निर्णय अगर ये पहले के अंदर रिजल्ट डिक्लेयर हो जाते हैं, जब मार्क्स के आधार पर ही करना था, कोई परीक्षा लिखित नहीं करानी होती, मूल्यांकन नहीं होता, पहले कर सकता। लेकिन जो किया गया इसमें आवश्यकता है कि जो हाई स्कूल का रिजल्ट है उसका बात नहीं है कि वो ऑन पेपर तैयार होगा, जैसा भी तैयार हुआ हो फर्स्ट ईयर और फिर जो टेस्ट वगैरह एग्जाम से सेट किया था, ये जरूर ध्यान रखना चाहिए कि जो मेरिट हो उनको किसी प्रकार से ध्यान न हो, वो बच्चे को अपनी मिले और जुलाई से आगे न बढ़े। बहुत लेट है, ये 30 जून तक डिक्लेयर होना चाहिए था। बहुत से कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है और पिछले वर्ष से लेकर सबसे ज्यादा नुकसान बच्चों का हुआ है ऑनलाइन टीचिंग में। मैं नहीं समझता कि सभी जगह प्रॉपरली टीचिंग हो पाई, क्यों टीचर्स नहीं, बहुत सारे ऐसे विद्यालय रहे हैं जहाँ पर टीचर्स नहीं उपलब्ध हो पाए, कोरोना संक्रमित हो गया, लॉकडाउन हो गया, उपलब्ध नहीं है। ऑनलाइन टीचिंग जो जिनके परिवार है, अगर उनके आर्थिक संसाधन सही है, उनके एंड्रॉइड फोन है, नेट की सुविधा नहीं, पहले पेट भरने का सवाल है। ये बहुत सारी चीजें हैं जो पिछले वर्ष से हम लोग देखते हैं, पिछला वर्ष हो गया और इस वर्ष। तो इन सबको ध्यान में रख करके रिजल्ट तैयार करना चाहिए और रिजल्ट तैयार करके जो भी बनाया गया है, जो बनाया है ठीक है, उनके कमेटी ने तय किया है, लेकिन ये जरूर हो और सभी बच्चों ठीक है। साक्षी मावी जी, आपके पास मौका, फिर से मैं आ रहा हूं आपके पास में। आप अपना ऑडियो खोल लीजिए, आप बार बार ऑडियो अपना बंद कर देते हैं। आप अपनी बात रख सकती हैं अगर आपको आवाज मिल रही हो तो। साक्षी मावी जी अपनी ऑडियो खोल लीजिए, आप बंद खोलती हैं फिर बंद कर देती हैं।
लगता है साक्षी जी के साथ में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स है, उनके पास दोबारा से रुक करेंगे। आदित्य जी के पास चलेंगे। आदित्य जी, आपने कहा कि कोई समस्या नहीं, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप ही के तमाम साथी कह रहे हैं कि 11वीं के जो इसमें अंक जोड़े जाएंगे उनको लेकर के काफ़ी समस्या है। वो कह रहे हैं कि कैसे, क्योंकि 11वीं की एक परीक्षा ऐसा साल होता है कि जब वो 5-6 महीने निकल जाते हैं विषय चूज करने में ही। भाई आदित्य जी अपनी ऑडियो खोल लीजिए भाई। आप लोग जितने पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड हैं, ऑडियो क्यों बंद कर देते हैं? आदित्य जी बताइए, आप कह रहे हैं कि आपके साथी जो हैं वो कह रहे हैं कि 5-6 महीने तो निकल जाते हैं विषय को समझने में, ऐसे में 11वीं की अंकों को जोड़ने में ठीक नहीं है। वैसे तो ये सरकार ने बहुत अच्छा फैसला लिया है, और जो 10th में और 11th में हमारे मार्क्स जो कम रह जाएंगे उसकी वजह से हमें 12th में प्रॉब्लम ना आए, बस ये देखना पड़ेगा। मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ आदित्य जी, आपके साथी ये कह रहे हैं 11वीं की जो परीक्षा हुई, 11वीं में बहुत समय निकल जाता है खाली विषय को समझने में, ऐसे में 11वीं की अंकों को समाहित करना ठीक नहीं है, क्या कहेंगे आप? आदित्य जी आवाज मिल रही है आपको? चलिए अनिका जी के पास चलते हैं। अनिका गोविल जी, जो सवाल मैंने आदित्य जी से पूछा था वही सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ। तमाम साथी आपका ये कह रहे हैं कि 11वीं का जो समय होता है वो 5-6 महीने निकल जाते हैं विषय को समझने में ही, ऐसे में उसके अंक को समाहित करना ठीक नहीं है। देखिए जैसे तो सही बात है कि 5-6 शुरुआत के क्लास 11 के महीने हम लोग को सब्जेक्ट को समझने में लग जाते हैं। कुछ बच्चे, जैसे मैंने कहा, स्ट्रीम भी बदल देते हैं। मेरे काफ़ी दोस्तों ने स्ट्रीम बदली थी, लेकिन अगर देखा जाए तो वो पूरे साल का एवरेज ले रहे हैं। तो यहाँ प्लस पॉइंट ये भी है कि फाइनल्स तक जाकर फिर भी बच्चे एक सही लेवल पे आ जाते हैं जहाँ उनकी पढ़ाई भी मतलब इम्प्रूव कर जाती है। अगर हम लोग जब साल की शुरुआत से कंपेयर करें तो एक ये प्लस पॉइंट है, लेकिन नेगेटिव तो वही चीज़ हुई कि हम लोग की स्टार्टिंग में उतने मार्क्स अच्छे नहीं रहे हैं, लेकिन बट एंड ऑफ द ईयर में जाके फिर भी एक बार थोड़ा सा हम लोग समझ जाते हैं। और अगर थोड़ी सी और बात ओवरऑल बात करें तो 11th एक ऐसी क्लास होती है जहाँ बच्चे अपनी 12th के बाद क्या सोचना है वो भी सोचते हैं, क्योंकि 12th में उनको लगता है कि वो लोग अपने बोर्ड्स पे ज़्यादा फोकस करें। तो एक ये भी चीज़ है कि 11, लेकिन वही बात है कि हम लोग ने उतने ही परसेंट हम लोग 10th के भी ले रहे हैं, तो वो चीज़ बैलेंस हो जाएगी, क्योंकि 10th में सबने एकदम पूरी मेहनत से मन लगा के पढ़ाई करी थी, और वही चीज़ 11th में उतना अच्छा नहीं था बट फिर भी था। ये बताइए कि इसमें ये भी बात की जा रही है कि जो मेरिटोरियस छात्र हैं उनका तो नुकसान हो जाएगा और जो एवरेज छात्र हैं उनका फायदा हो जाएगा। आएगी, क्योंकि जो विद्यार्थी पूरे साल पढ़ता है उसकी मेहनत तो कहीं ना कहीं सबको ही दिखती है, उसकी टीचर्स को भी दिखती है, उसके पेरेंट्स को भी दिखती है। लेकिन जो नहीं पढ़ता है पूरे साल या सिर्फ एग्ज़ाम आने पे, जैसे हमारे केस में हुआ कि एग्ज़ाम अब हुए नहीं तो उन लोग को तो मार्क्स देना मतलब बनता तो है, तो ये दिक्कत तो हर ही जगह आएगी। लेकिन फिर हम लोग के पास काफ़ी प्रोजेक्ट्स और जो इंटरनल काम है हम लोग का स्कूल का जो प्रोजेक्ट वर्क वगैरह है उसके बेसिस पे मार्क्स मिल सकते, क्योंकि वो हर स्टूडेंट का इंडिविजुअल काम होता है और ऐसा नहीं है कि किसी ने किसी के लिए किया हो, तो उसके बेसिस पे भी मार्क्स मिल सकते हैं। और जो हम लोग के बीच में स्कूल खोले थे फरवरी और मार्च में, जहां हम लोग को ऑफलाइन बुला के हम लोग की प्रैक्टिकल और वाइवा हुए थे, तो उनके बेसिस पे भी नंबर मिल सकते हैं। और बाकी टीचर्स तो हम लोग वही 11th और 12th की टीचर्स तो लगभग सेम ही होते हैं, और 11th तो सबने ऑफलाइन देखा ही हुआ है, तो टीचर्स में इतनी तो होता है कि कौन पढ़ने वाला है और कौन पढ़ने वाला नहीं है, या कौन मेरिटोरियस है और कौन एवरेज है। तो ये तो अब पूरी चीज़ टीचर्स के हाथ में है कि वो लोग हम लोग को किस हिसाब से मार्क करें हम लोग के नहीं, वो बात तो ठीक है कि
नहीं, वो बात तो ठीक है कि टीचर को पता होता है कि कौन मेरिटोरियस है, कौन मेरिटोरियस नहीं है। एक आखिरी सवाल आप से लेंगे, उसके बाद ब्रेक पर जाएंगे। 12वीं में तमाम छात्र कह रहे हैं अनिका जी कि 12वीं की पढ़ाई वो पूरी लगन और मेहनत से करते हैं, तो ऐसे में जो 40% वेटेज दिया गया वो थोड़ा कम है और ज़्यादा देना चाहिए। देखिए, मुझे लगता है कि 40% ठीक ही लिया है, क्योंकि जैसे मैंने पहले बोला था, जो हम लोग की 12वीं थी वो ऑनलाइन ही कटी है और ऑफलाइन किसी को ज़्यादा मौका नहीं मिला है। तो जो हम लोग के ऑफलाइन वाले साल थे, जहाँ पे एकदम अनबायस्ड और पूरी स्टूडेंट की मेहनत पे और उसी पे पूरे उसको नंबर मिले थे 10th और 11th में, तो वो चीज़ वहाँ डिवाइड हो गई है। तो अब ये कोई नहीं कह सकते कि 12th में सबको ऑनलाइन के बेसिस पे एक समान नंबर मिले। ऑफलाइन में तो इंसान खुद पढ़ता है और वहाँ कोई मतलब पूरी उसकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती, कोई क्राइटेरिया नहीं होता कि पिछले मार्क्स देख लें, क्या पूरी प्रेजेंट पे होता है। तो ये चीज़ ऐसे डिवाइड हो गई है, तो 40% मेरे हिसाब से तो जस्टिफाइड है। जी चलिए 40%। जी चलिए 40% जस्टिफाइड है। अब कह रहे हैं ब्रेक पर जाएंगे और ब्रेक के पर आएंगे तो चर्चा के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि सरकार ने जो फैसला लिया है, सुप्रीम कोर्ट में जो अपना दिया है, वो 13 सदस्यों की एक कमेटी बनाई गई थी, जिसमें काफ़ी शिक्षाविद थे, IAS अधिकारी थे और तमाम लोग थे, जिन्होंने बहुत ही सोच समझ करके ये बनाया है। लेकिन इसको लेकर के छात्रों में कुछ अभी संकोच है, कुछ अभी उन्हें कुछ डाउट नज़र आ रहे हैं और चर्चा जारी रखेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। अब हारने के लिए तैयार हो जा चुटकी, ये देख क्वीन मेरी। भाभी देखो ना भैया। अरे पिटारा खजाना खास पलों का। जन जन से हो ये मन जुड़ा, नित ये स्मरण करते हैं हम, हर जन की सेवा में रहे, अब ये वचन करते हैं हम। ना कोई अब पिछड़ा रहे, ना कोई अब वंचित यहाँ, निष्काम सेवा हम करें, अब मन में प्रण करते हैं हम, अब मन में प्रण करते हैं हम। गौरव धरा है देवभूमि, ये कसम खाते हैं हम, संकल्प से हर सिद्धि तक, न मेरे कभी डिगे कदम, न मेरे कभी रुके कदम। सेवा, समर्पण और विश्वास के 100 दिन, जनता के द्वार, तीरथ सरकार। स्वाद और खुशबू में झूम के भाई लेके आए गोल्डी मसाले। गोल्डी मसाले, खुशबू और स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा। सुबह के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। पिटारा वाली मूंग दाल मुझे भी मिलेगी? हाँ हाँ जरूर मिलेगी, लेकिन मुझे क्या मिलेगा? आज स्कूल में ऐसे कंपटीशन था, टॉपिक था योर बेस्ट गिफ्ट इन लाइफ। तो क्या लिखा? मॉम लिखा। पिटारा खजाना खास पलों का। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला।
देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और सभी मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। सीमा जी का रुख करेंगे। सीमा जी, आपने देखा कि ज़्यादातर छात्र इसमें अगर नाखुश हैं तो बहुत से इसमें खुश भी हैं कि जो हो रहा है ठीक हो रहा है, अच्छा हो रहा है, सरकार ने अच्छा फार्मूला निकाला है। आपको क्या लगता है कि और इससे बेहतर क्या हो सकता था? कुछ नहीं हो सकता था। और एक आपके माध्यम से भी बात कहना चाहूंगी बच्ची को, जो कह रही थी कि 11th के स्टार्टिंग में बच्चे नहीं सीरियस होते, तो 11th के स्टार्टिंग के मार्क्स नहीं जोड़ने का फॉर्मूला है। 11th के फाइनल एग्जाम में थ्योरी में जो आपके मार्क्स आए हैं उसका 30% ऐड होगा। तो पहले बच्चों को क्लियरली ये समझना होगा कि एक्चुअल चीज है क्या जो हमारी ऐड हो रही है। जो बच्चों को रहा है उसमें हर एक बच्चे के पास 10th में सीबीएसई बोर्ड में 5 सब्जेक्ट होते हैं, तो जिन 3 सब्जेक्ट में उसने बेस्ट परफॉर्म किया है उन मार्क्स का 30% है। उसके बाद 11th फाइनल एग्जाम में जो उसने थ्योरी पेपर दिया उसमें बीच के पेपर को 11th को नहीं काउंट कर रहे हैं, फर्स्ट यूटी को नहीं काउंट कर रहे हैं। जो 11th का फाइनल एग्जाम हुआ उसकी थ्योरी का 30% उसमें ऐड होगा। उसके बाद आप 12th में आ जाइए। अभी बात हो रही थी कि 12th का 40% कम लिया है, 12th का 40% सिर्फ थ्योरी का लिया है। जो आपका प्रैक्टिकल पोर्शन है वो आपका 100% एज इट इज ऐड होगा। फिर से रिपीट कर रही हूँ कि 12th में अगर आपके साथ सीसीएम है, फिजिक्स में आपका 30% का प्रैक्टिकल है, 70% थ्योरी है, तो 70 थ्योरी का 30% ऐड होगा और प्रैक्टिकल के आपके आउट ऑफ 30 अगर 30 है तो वो एज इट इज ऐड होंगे। अगर आउट ऑफ 30 आपके 25 है तो वो एज इट इज ऐड होंगे। तो 12th का सिर्फ 40% नहीं रहा, प्रैक्टिकल पोर्शन भी तो है ना। और दूसरी चीज ये कि टीचर्स बच्चों के लिए पेरेंट्स से भी ज्यादा केयरफुल होते हैं और कोई भी अध्यापक किसी भी बच्चे के साथ अन्याय नहीं होने देगा, चाहे वो किसी भी स्कूल का हो, किसी भी बोर्ड का हो। और अध्यापक को अपने बच्चों का पता होता है और अध्यापक जब ये सब चीजें करता है तो वो सिर्फ यही नहीं देखता कि कॉपी में बच्चे ने क्या किया है। जो इस असामान्य स्थिति में, जो असामान्य सिचुएशन से बच्चों को गुजरना पड़ा है, उन सब के साथ भी टीचर्स का सिंपैथी होती है और टीचर्स के दिमाग में वो सारी चीजें होती है कि भाई इस बच्चे की स्थिति कैसी रही तो मुझे इसको कैसी मार्किंग करनी है। ये बच्चा प्रैक्टिकल में बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाया था। ये बात तो ठीक है। ये सीमा जी, ये बात देखने में बहुत अच्छी लग रही है, सुनने में भी बहुत अच्छी लगती है, लेकिन बहुत समय ऐसा भी होता है जहाँ पर पर्सनल ग्रीवेंसेस होते हैं, जो कहते हैं कि किसी को कोई बच्चा बहुत प्रिय होता है, किसी को कम प्रिय होता है। आप शायद शिक्षक को नहीं पहचान पा रहे हैं। जो गुरु है, गुरु की परंपरा हिंदुस्तान में बहुत पुरानी है और सीमा जी मुझे पता है, सीमा जी मुझे पता है, गुरुकुल की बहुत पुरानी परंपरा है हमारे यहाँ, लेकिन यहीं पर एकलव्य से अंगूठा मांगने की भी परंपरा है। चली जाएंगी जो प्रॉब्लम होगी वो सिर्फ वहाँ होगी जहाँ प्राइवेट स्कूल उन बच्चों के साथ जिन बच्चों के पेरेंट्स पूरी फीस नहीं दे पाए कोविड की वजह से, उन बच्चों के ऊपर प्राइवेट स्कूल अन्याय ना करे। अपने इंस्ट्रक्शन हर एक अगर मजबूत यही तो दिक्कत है सीमा जी, कि जो माँ बाप फीस नहीं जमा कर पाए हैं, जो माँ बाप पूरी तरीके से सक्षम नहीं थे, उनके साथ भी तमाम दिक्कतें आएंगी ना, क्योंकि प्राइवेट स्कूलों को तो फीस से मतलब होता है। पूरे देश के अभिभावक तक है वो जब कोरोना काल शुरू हुआ है और ऑनलाइन क्लासेस की कहानी, तब से हम लोग ये डिमांड कर रहे हैं कि जब पढ़ाई ऑनलाइन हो रही है तो फीस ऑफलाइन क्यों? आप अगर सर्विसेज 30% दे रहे हैं तो पेमेंट भी तो 30% दीजिए ना। लेकिन सरकार क्योंकि हर डिसीजन को लेट लेती है, जैसे ये डिसीजन बहुत लेट लिया गया कि 12th के लिए पास क्राइटेरिया क्या हो, ये डिसीजन बहुत लेट लिया गया कि 12th के बोर्ड के
एग्जाम नहीं होंगे। जब आपने 10th के लिए डिसीजन लिया था, मैंने आपसे तब भी कहा कि जब 10th के लिए डिसीजन लिया जा सकता है तो 12th के लिए हाथ के हाथ क्यों नहीं लिया गया। अब जब पढ़ाई ऑनलाइन चल रही है पूरे देश में, तो फिर फीस ऑनलाइन के हिसाब से निर्धारित अभी तक सरकार ने क्यों नहीं की। क्या ये भी बॉर्डर की लड़ाई का डिसीजन है? ये आपने बहुत शानदार बात कही है, क्योंकि जब सब चीज़ें ऑनलाइन चल रही हैं तो फीस ऑनलाइन क्यों नहीं, क्योंकि उसमें तो घपला है, क्योंकि सरकार तो कह देती है कि फीस बढ़ेगी नहीं, लेकिन प्राइवेट स्कूल मनमानी पर तुले रहते हैं और वो मनमानी फीस लेते हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। डॉक्टर आर पी मिश्रा जी का रुख करेंगे। डॉक्टर आर पी मिश्रा जी, सुना आपने, ये बहुत ही वैल्यूएबल पॉइंट है, क्योंकि जब सब चीज़ ऑनलाइन चल रही है तो फीस ऑनलाइन क्यों नहीं। पहले शिक्षा लोकोपकार के लिए होती थी, विद्यालय लोकोपकार के लिए खोलते थे, लेकिन अब शिक्षा ने व्यवसाय का रूप ले लिया। बड़ी बड़ी इंडस्ट्री बंद करके शिक्षा के बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस खोल लिए गए। वहां पर शिक्षकों के साथ शोषण होता है विद्यालय में। के खिलाफ भले ही सरकार निर्णय कर देगी ज्यादा नहीं लेनी है, फीस वसूली हो रही है, आदेश हो गए, इसलिए कार्रवाई इसलिए तो उन्हीं राजनेताओं के, ब्यूरोक्रेट्स के हैं ज्यादातर। उनके किसकी हिम्मत है कि जाकर के उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करेगा। इसका बेचारा शिक्षक है जिसको वेतन नहीं मिलता, ऐसे बहुत से शिक्षक हैं। अब ये परीक्षा जब आ गई, ये प्रमोशन होगा, मेरे संज्ञान में आया कि कुछ विद्यालयों ने वसूली शुरू कर दी प्रबंधन। शिक्षक तो बेचारा ईमानदार है, पारदर्शी तरीके से वो रिजल्ट बनाए सब करेगा, लेकिन जहां वसूली प्रबंधन शुरू कर दिया कि 3000 रुपए पर सब्जेक्ट क्लास के लिए चाहिए, ये सारी शुरू हमारा पहला इशारा तो तुम्हें पारदर्शी होना चाहिए। इसके लिए सरकार क्या करेगी, ये होगा, इसको कोई रोक नहीं सकता। की जाएगी बड़े बड़े, क्योंकि आजकल व्यवसाय शिक्षा लोकोपकार के लिए पेट भरने के लिए है, अपने लिए खर्च करने के लिए, ऐसे बहुत से, सभी प्रबंधक को मैं नहीं कहता, कुछ ऐसे हैं जो इस तरह कर रहे हैं। इस तरह की जानकारियां आई हैं। बेचारे शिक्षकों को वेतन नहीं मिल रहा। इस समय सरकार को शिक्षकों की मदद करनी चाहिए थी। शिक्षकों को कम से कम भरण पोषण के लिए करना चाहिए। आप किसानों के लिए पैसे बांट रहे हैं, आप मजदूरों के लिए पैसे बांट रहे हैं, आप सारा काम कर रहे हैं, लेकिन बेचारे टीचर का, शिक्षक का क्या दोष है। उस वहां पर पता चला वो पढ़ा रहे थे, शिक्षक उनको निकाल दिया गया। मैं पिछले साल में दौड़े पर था, लखीमपुर गया था, विद्यालय सीबीएसई का ही था, तो वहां पर बताया कि यहाँ लखनऊ के एक नामी गिरामी विद्यालय ने उनके शिक्षक को निकाल दिया। वो वहां नौकरी के लिए तलाश रहे थे। अगर बच्चे कम हो गए तो उन बेचारों को कोई प्रोत्साहन नहीं शिक्षकों का, जो करना चाहिए सरकार को उधर ध्यान देना चाहिए, बच्चों को गुणवत्ता। बिल्कुल सरकार का है, सरकार की जिम्मेदारी बनती है, लेकिन वो सरकार नहीं करती। नीति बनाने के लिए जो भी निर्णय लेट हुआ, लेकिन जो भी परिस्थितियां हैं जिस तरह से बनाने के लिए कहा गया है, बन जाए किसी तरह के, क्योंकि इसके पहले ऐसी स्थिति कभी नहीं आई। ये पहली बार हुआ कि जनरल प्रमोशन दे दिया गया हाई स्कूल में, इंटरमीडिएट उसका कोई आसान बना रहे। बेस होना चाहिए, अगर बेस नहीं बनेगा, इन जनरल कर दिया जाए तो निश्चित रूप से क्यों वैल्यू मान्यता क्या रह जाएगी। जीरो से नहीं होना था, कहीं ना कहीं नुकसान होता, लेकिन इसके कॉन्सिक्वेंसेस आगे मिलेंगे। ऐसा नहीं इस परीक्षा जो भी हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, लेकिन बिल्कुल ठीक बात। बिल्कुल उत्तर प्रदेश की सरकार ने तो बहुत लेट डिसीजन किया। मुख्यमंत्री इन्वॉल्व हुए, डिप्टी सीएम तो परीक्षा कराने के लिए सब पेपर और जाने क्या छपवा चुके थे, उन्हें सोचा ही नहीं, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने तत्काल इंटरवीन किया। हम लोगों ने बात उठाई थी कि भाई इसमें विलंब क्यों। अब जो केंद्र सरकार ने कर दिया, सीबीएसई बोर्ड ने कर दिया, तो स्टेट गवर्नमेंट नहीं करेगी, उसके बाद निर्णय लिया गया। तो बहुत सारी स्थितियां हैं, जो भी परीक्षा जो भी एक बन रहा है, इससे काम चलाऊ होगा। निश्चित रूप से सभी बच्चों के साथ इस आधार पर न्याय तो नहीं हो सकता। शिक्षक दोषी नहीं है, लेकिन वहां का प्रबंध तंत्र जो आजकल व्यवसाय के रूप में शिक्षा को देख रहा है, निश्चित रूप से वो कहीं न कहीं इस तरह की स्थितियां पैदा हुई। बिल्कुल सीमा जी, बिल्कुल सीमा जी, मैं उसी ओर इशारा कर रहा था। ये जो वसूली गैंग है, कहीं ये वसूली गैंग सक्रिय ना हो जाए। ऑलरेडी सक्रिय है, और जैसा प्रोफेसर साहब अभी कह रहे हैं कि माफिया है, जैसे अभी आपने देखा कोरोना काल में मेडिकल क्षेत्र
गैंग को, जिसको कि मीडिया ने कहा गया जिस, ऐसे ही शिक्षा क्षेत्र में जो गिद्ध फैल गए हैं, हर वक्त कम सरकार करेगी नहीं कह सकते कि तो इस कोरोना काल ने लिया बहुत कुछ है तो सिखाया भी बहुत कुछ है, बशर्ते हम सीख सके। हमें ये चीज माननी पड़ेगी और ईमानदारी से माननी चाहिए और सभी सरकारों को माननी चाहिए कि हमारी सरकारें शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में बिल्कुल है, कुछ नहीं कर पा रही हैं, चाहे कोई सी भी सरकार हो। इसको राजनीतिक मुद्दा नहीं करेंगे। बिल्कुल ठीक बात है। नहीं, बिल्कुल ठीक बात है। कोई भी सरकार हो, चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो, चाहे कोई भी सरकार रही हो, चाहे वर्तमान की सरकार रही हो, दरअसल चाहे राज्य की सरकार हो या केंद्र की सरकार हो, आप ठीक कर रहे हैं, इस ओर ज्यादा ध्यान ही नहीं दिया गया। जी, अगर आप अपनी पिछली न्यूज़ देखेंगे अपने चैनल की, तो जब कोरोना काल स्टार्ट हुआ था और 60% कोलैप्स हो चुका था, तो तभी अभिभावक संघों ने ये आवाज उठानी शुरू कर दी थी कि सेशन को 0 सेशन डिक्लेयर कर दिया जाए, क्योंकि बच्चा पेपर नहीं दे पाएगा, आप पेपर नहीं ले पाएंगे, रिजल्ट नहीं बन पाएगा। लेकिन अगर 0 सेशन घोषित कर देते तो जो प्राइवेट स्कूल माफिया जिनके ऊपर हाथ है सरकार में बैठे लोगों का, चाहे वो विधायक हो, चाहे वो सांसद हो, चाहे वो राज्य मंत्री हो, कोई भी हो, उनका हाथ है सबका। तो बिल्कुल अब आप देखिए कि बोर्ड के पेपर के नाम पर हर एक स्कूल बच्चों से बोर्ड की फीस वसूल कर चुका है, जो कि 2000 से लेकर 4000 5000 के बीच है। तो जब आपने ये डिसीजन दे दिया कि बोर्ड का एग्जाम नहीं होगा, तो साथ साथ ये डिसीजन नहीं देना था कि बोर्ड के एग्जाम के लिए जो आपने फीस वसूली की है वो वापस की जाए। बहुत बड़ी बात कह रही हैं आप। बिल्कुल जो करोड़ों रुपया लिया है वो उसको वापस भी करना चाहिए। बात करें उत्तर प्रदेश की, तो हमारे शिक्षा मंत्री जी जो आदेश देते हैं वो ये कहते हैं कि सक्षम अभिभावक फीस जमा करे। बिल्कुल मैं सहमत हूँ इस बात से कि सक्षम अभिभावक फीस जमा करे, लेकिन वो ये क्यों नहीं कहते साथ ही साथ कि सक्षम स्कूल फीस माफ भी करे। क्या सक्षम स्कूल नहीं है प्रदेश में जिनके पास 70 करोड़ का सरप्लस है? अगर आपको से मैं अवगत कराऊं, जो प्रोफेसर साहब ने जिस तरह इशारा किया कि हर एक स्कूल अपने यहाँ से कम 50% स्टाफ को बाहर निकाल दिया। बिल्कुल बड़ा नामी स्कूल है और हम आप प्रोफेसर साहब सब जानते हैं का मालिक कौन है और उस मालिक की एग्जिस्टिंग सरकार में क्या पहचान। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ठीक है। अनिका जी, आपने बहुत ही गंभीर सवाल उठाए और आरपी मिश्रा साहब, डॉक्टर आरपी मिश्रा साहब ने भी बहुत गंभीर सवाल उठाए, लेकिन आज हम इनको थोड़ा दरकिनार कर देते हैं। अनिका जी के पास चलते हैं। अनिका जी, आपके पास समय है, आपको अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप मैडम सीमा से और डॉक्टर आरपी मिश्र जी से सवाल पूछ सकती हैं। तो कुछ बस एक ही कंफ्यूजन है, जैसे जो कॉलेजेस क्लास 12 के मार्क्स और मार्कशीट के ऊपर हम लोग को एडमिशन देते हैं, तो जैसे काफ़ी लोग, इनफैक्ट कुछ टीचर्स भी कह रहे हैं कि इस बार मार्क्स की कोई वैल्यू नहीं रहेगी, क्योंकि वो स्केलिंग करके एंड एक क्राइटेरिया फॉलो करके ऑलमोस्ट सब लोग एक इक्वल लेवल पे आ जाएंगे। और जैसे आप लोग सर और मैम ने भी कहा कि जो अच्छे स्टूडेंट्स हैं उन लोग का थोड़ा लॉस हो रहा है, क्योंकि जो एवरेज थे वो तो फिर भी ऊपर उठ गए, लेकिन अच्छे स्टूडेंट्स तो वही हैं। तो इसका असर कॉलेज एडमिशन्स पे कैसे पड़ेगा? जी सीमा जी। जी सीमा जी। सीमा जी की आवाज, सीमा जी की आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। माफ करेगा सीमा जी, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। हम कोशिश करेंगे दोबारा आपके पास आने की। डॉक्टर आरपी मिश्रा जी, आपको अगर आवाज मिल रही हो तो अनिका ने जो सवाल खड़ा किया है उसका सलूशन क्या है? अनिका जी अपना सवाल दोबारा से पूछ लीजिए आरपी मिश्रा जी से। कुछ कॉलेजेस स्पेशली DU
क्लास 12 की बेसिस पे हम एडमिशन देते हैं मार्कशीट पे। तो जैसे आपने और मैम ने अभी हम लोग यही बात कर रहे थे कि जो अच्छे मेरिटोरियस स्टूडेंट्स हैं वो तो उसी लेवल पे रहे, लेकिन जो एवरेज वाले हैं उनको उन लोग का तो बेनिफिट हुआ। तो इससे अब जैसे क्या रिजल्ट का कोई महत्व नहीं रहेगा क्योंकि सब लोग एक तरह से एक लेवल पे आ जाएंगे, तो इसका एडमिशन पे क्या फर्क पड़ेगा? जी आप ब्रीफ बता दीजिए, आवाज आ रही है। ठीक है डॉक्टर साहब, मैं जी डॉक्टर, ठीक है डॉक्टर साहब, मैं एक आरपी मिश्रा जी, अनिका का सवाल ये है कि पहले तो एक लाइन बन जाती थी कि इतने % मार्क्स मिले हैं, लेकिन अब वो स्कोरिंग तो रहा नहीं, तो ऐसे में कैसे तय होगा कि किस बच्चे को एडमिशन मिलेगा किसको नहीं मिलेगा? वो व्यवस्था अब एक नई परिस्थितियों में है, तो निश्चित रूप से जो भी बच्चे बहुत से हैं उनके बहुत से ऐसे रह जाएंगे जो वास्तव में मेमोरियस है। किन्हीं कारणों से परीक्षा में कोई व्यवधान हो गया, वो अच्छे मार्क्स नहीं ला पाए। यहाँ तो एवरेज लिया जाना है, यहाँ तो उसकी करंट परफॉर्मेंस नहीं देखी जानी है, वो परफॉर्मेंस के आधार पे करना है। हो सकता है हाई स्कूल में उतना वो पढ़ने में उतना अच्छा न हो, उसने अपने को इम्प्रूव किया, फर्स्ट ईयर में सेकेंड ईयर में और किया, लेकिन सेकेंड ईयर में उसको लिखित परीक्षा में अवसर नहीं मिल पा रहा है। तो ये बहुत सारी चीजें इस तरह की नहीं आएंगी, एवरेज है। लेकिन बच्चों को निराश नहीं होना चाहिए, कम से कम उनका साल जो वर्ष था वो बेकार, ये परीक्षा का ये शून्य अगर हो जाता तो बहुत बड़ा नुकसान होता, शून्य नहीं हो रहा। और इसके लिए जो भी परिस्थितियां हैं उनका सामना करना चाहिए। ये तो मैं मानता हूँ, मेरा कहना है, मैं आरोप नहीं लगाता कि जो पारदर्शी तरीके से स्टेट बनना चाहिए, मुझे नहीं लगता है कि 100% कोशिशों के बावजूद हो पाएगा, क्योंकि उसमें करप्शन भी निश्चित रूप से इन्वॉल्व होगा। वो प्राइवेट विद्यालय, ऐसे विद्यालय जो व्यवसाय का रूप में, जिसमें मैं ठीक कहूँगा, वो विद्यालय सरकार ने ध्यान नहीं दिया शिक्षकों के लिए। मैं वास्तव में कुछ ऐसे प्रबंध तंत्र है जिनके पास स्रोत नहीं है, फीस नहीं आ रही, इनको बच्चों की फीस माफ करनी चाहिए और विद्यालयों को भी एक राहत राशि देनी चाहिए कि शिक्षकों को वेतन दे। सरकार को शिक्षा में ध्यान देना चाहिए। जब योगी जी आए थे सत्ता में तो उन्होंने शिक्षा को कहा था कि आमूलचूल परिवर्तन करेंगे। बहुत प्रसन्नता हुई थी कि पिछली सरकार में बहुत भ्रष्टाचार था, कम से कम लगा था कि इसमें आमूलचूल परिवर्तन होगा, लेकिन उसके बाद जो परिस्थितियां बनी वो देखते जाइए क्या स्थितियां हैं आज। मैं तो कहता हूँ डॉक्टर साहब मैं उस पर बाद में आऊँगा आपके पास में। सवाल ये है कि जो मेरिट बनेगी, अनिका का जो सवाल है वो यही है कि मेरिट कैसे बनेगी सर अब, और एग्ज़ाम जब आपको एडमिशन लेना होगा तो किस बेसिस पर लेंगे, क्योंकि वहाँ तो सब बराबर होंगे। जी सीमा जी, आप जी सीमा जी, आपकी आवाज़ आ रही है। तो देखिए, अगर 10th में किसी बच्चे के पास 100 आए हैं तो उसका 30% तो 30 जुड़ेगा, और अगर 10th में किसी बच्चे के 50 मार्क्स आए हैं तो उसका 30% 30 थोड़ा ही होगा। तो जिस बच्चे की, ऐसा नहीं है कि सारे बच्चे एक लेवल पर आ जाएंगे। दूसरे, जो 12th के बाद अधिकतर जो एग्जाम है वो एंट्रेंस बेस्ड होते हैं। जैसे नीट का एग्जाम बच्चा देगा, वहाँ फ्रेश एंट्रेंस होता है। आईआईटी के लिए बच्चा एग्जाम देगा, वो फ्रेश एंट्रेंस होता है। और जिन यूनिवर्सिटीज में, जैसे डीयू की हम बात करें, मेरिट के बेस पर एडमिशन होता है, तो डीयू पहले ही डिक्लेयर कर चुका है, पिछले साल भी डीयू ने यही किया था। सीबीएसई बोर्ड का और बाकी बोर्ड का जो क्राइटेरिया होगा उसको ध्यान में रखते हुए वो मेरिट करेंगे, क्योंकि ये चीज एक प्रदेश के लिए तो हो नहीं रही है, ये चीज तो पूरे देश के लिए एक साथ हो रही है और पूरे देश में यही क्राइटेरिया लागू होगा। लेकिन कष्ट इस बात का है, फिर से हम वही घूमते हैं कि सीबीएसई बोर्ड ने जो अपना क्राइटेरिया दिया है, आप ये सोचिए प्रदीप जी, और एक स्टोरी इस पर कीजिएगा, मैं चाहूंगी कि हमारे प्रदेश में सीबीएसई बोर्ड से एफिलिएटेड सरकारी स्कूल कितने हैं जहां हमारे बच्चे पढ़ते हैं। सीबीएसई बोर्ड को सेंट्रल बोर्ड का दर्जा मिला हुआ है और हमारे अपने दूसरे प्रदेश नहीं जाएंगे, हमारे अपने प्रदेश जी में वो स्कूल नहीं है, वो शिक्षा का मंदिर नहीं रहे, वो जी बन गए हैं। बिल्कुल ठीक बात है, वो पूरे व्यावसायिक हो, बिल्कुल ठीक बात है, वो पूरे व्यावसायिक हो गए, पूरा व्यवसाय चला रहे हो लोग। ठीक है, इसको रोकिए, मैं गुजारिश करूंगी कि इस पर तो सरकार ले आई, लेकिन इन शिक्षण संस्थाओं जो इंडस्ट्रियलिस्ट के हाथ में चली गई,
और टीचर की गरिमा जट्टी चली गई, टीचर एक बंधुआ मजदूर बन गया है का, तो वहां से निकालिए और आप सबके लिए राहत पैकेज घोषित कर रहे हैं। क्या आपको ये नहीं लगा कि ये प्राइवेट स्कूल के टीचर जो इतने काबिल है, पढ़े लिखे हैं, जिन ठीक है सीमा, ठीक है सीमा जी, जी नहीं आपकी भावना बिल्कुल ठीक है, लेकिन आज हमारा मुद्दा कुछ दूसरा है। हम फिर से अनिका की तरफ चलेंगे। अनिका, आपको उम्मीद है कि जवाब का सवाल का जवाब मिल गया होगा, और कोई मन में आपके सवाल हो तो आप पूछ सकती हैं। और नीट की बात करी तो जेईई और नीट तो सिर्फ साइंस वालों के तक ही सीमित रहता है, तो जो बाकी ह्यूमैनिटीज़ और कॉमर्स जिनको सीए नहीं करना है, और बाकी उन लोग का कैसे होगा जिन लोग को बीबीए या बीए टाइप की डिग्री करनी है? सीमा जी, त्यागी जी की आवाज सीमा जी, त्यागी जी की आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। जी आ रही है आपकी आवाज, अब आप अपनी बात रख सकती हैं। एडमिशन होगा, डीयू का एडमिनिस्ट्रेशन पहले बात को डिक्लेयर कर चुका है, तो बोर्ड का क्राइटेरिया होगा, उसको ध्यान में रखते हुए वो अपना एडमिशन प्रोसेस करेंगे। लास्ट ईयर भी उन्होंने यही किया था। मेरिट बेस्ड एग्जाम, मेरिट बेस्ड एडमिशन होता है, वो यूनिवर्सिटीज इस क्राइटेरिया को ध्यान रखते हैं, और प्रदेश सरकार को और अपने केंद्र सरकार को सारी यूनिवर्सिटीज को ये देना चाहिए, क्योंकि स्थिति है तो इस वक्त। अच्छा प्रदीप जी, फिर से वही घूमना पड़ेगा हमें जी। हम विश्व गुरु बनने की बात करते हैं, और हम कितने लाचार हैं कि हमारे यहाँ से 12th पास आउट जितना बच्चा निकल रहा है, हमारे पास यूनिवर्सिटीज ही नहीं है कि उनमें उनका एडमिशन हो जाए, हमारे पास कॉलेजेस ही नहीं है, तो हमें कंपटीशन छोड़ना पड़ता है। अगर मेरे पास इतनी यूनिवर्सिटी, आप कहेंगे कि जैसे हमारे मुख्यमंत्री जी को यूनिवर्सिटी बनानी है, लेकिन उन्हें ना तो स्वास्थ्य केंद्र खोलने और ना स्कूल खोलने, ना यूनिवर्सिटीज खोलनी, यूनिवर्सिटी के लिए बहुत तेजी से काम चले। तो इस टाइम प्रायोरिटी है देश के लिए, तो प्रायोरिटी है हमेशा एक आम होती है कि बच्चे को पढ़ाई और उसके बिल्कुल ठीक बात, चाहे वो पढ़ा लिखा देश, बिल्कुल ठीक बात, पढ़ा लिखा देश होगा जी, बिल्कुल पढ़ा लिखा देश होगा तो चीजें आगे बढ़ेंगी। बिल्कुल ठीक करें आप जी। मेरे पास चीज नहीं है, और मैं बात करती हूँ हर प्लेटफॉर्म पर कि मैं विश्व गुरु बनूंगी। ये प्रॉब्लम आज हो रही है हमें कि बच्चों को एडमिशन में दिक्कत होगी। दिक्कत इसलिए होगी क्योंकि यूनिवर्सिटीज कम है, हमारा युवा भारत है, हमारे पास यूथ सबसे ज्यादा है, हम सबसे यंग देश है कंट्री में, और यंग देश को जरूरत किस चीज की है? तो यूनिवर्सिटी नहीं है, जितनी यूनिवर्सिटी को पढ़ सके, तो अपने आप को सेट कर सके, देश के अच्छे नागरिक बन सके। ठीक है, हमारे पास कम है, और बहुत से कॉलेजेस प्रोफेसर ही नहीं है। प्रोफेसर आप बता पाएंगे, सीधे खाली अपॉइंटमेंट ही नहीं होते। ठीक है सीमा, ठीक है सीमा जी, आप बात हो गई आपकी, समय भी कम है हमारे पास में। डॉक्टर आरपी मिश्रा जी का रुख करेंगे। डॉक्टर आरपी मिश्रा साहब, आपका फाइनल कमेंट, और इस फाइनल कमेंट में आप अपनी पूरी बात रख सकते हैं कि कितना अच्छा है और क्या क्या हो सकता था, क्या इम्प्रूवमेंट हो सकते हैं। देखें कि आपने इस चैनल दूसरे कौशल चैनल पर और बहुत से लोग इसमें पाए हुए अच्छी तरह से बताया कि में किस तरह से उनका आधार का बेस है, जो भी है, जो परिस्थितियां है, इन परिस्थितियों के आधार पर जो रिजल्ट तैयार होगा वो ठीक है। लेकिन अब ये कोरोना संक्रमण की स्थिति जो रही है उसमें इससे अच्छा नहीं हो सकता था। सरकार से फिर एक बार कहें कि वो बेचारे जो प्राइवेट विद्यालयों के शिक्षक हैं,
उनके लिए जरूर सोचे। वो हैंड टू माउथ है, आज बहुत शिक्षक निकाल दिए गए हैं। कहा गया था कोरोना संक्रमण में किसी को सेवा से अलग नहीं किया जाएगा और डीएम को अधिकार था कि उस पर कार्रवाई करेंगे। हमें मालूम है कि बहुत से विद्यालय शिक्षक निकाल दिए गए, उनका भरण पोषण कैसे होगा? कोई शिक्षक सब्जी बेच रहा है, कोई कार्य कर रहा है, पैसा वहां फीस अगर आपने कम कर दी या नहीं, ऐसा नहीं, मैनेजमेंट अच्छे विद्यालय है वो फीस ले रहे हैं। एक आध पिछले वर्ष आइडियल बने थे कि उन्होंने फीस माफ की थी, लेकिन ये जैसे बात आई कि वास्तव में अच्छे विद्यालय हैं जिनके पास पैसे की कमी नहीं है। मैं जानता हूँ लखनऊ राजधानी में ऐसे विद्यालय हैं, उन्होंने फीस न माफ करके बच्चों पे दबाव बनाया फीस के लिए और इसके साथ में टीचर को भी निकाला। तो सरकार को इसमें भी ध्यान देना चाहिए, कोई टीचर का भरण पोषण की व्यवस्था करे, आर्थिक पैकेज दे उनको और जिन विद्यालय। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है। सरकार को 20 के नहीं किलो सबके लिए कह दिया, जो दे सकते हैं वो दे, भर सकते हैं। विद्यालय दबाव बनाता, सबको कहता नहीं दे सकते हैं, या कहाँ मानक बनता है इसका? तो बिल्कुल नहीं, वो कहते हैं कि अगर बिल्कुल नहीं, वो कहते हैं कि अगर दे ना सकते तो हमारे यहाँ पढ़ाते क्यों, वो ये भी कहते हैं ना। लेकिन ऐसा कहते समय वो भूल जाते हैं कि माँ बाप अपना पेट काट करके बच्चों को पढ़ाते हैं। अनिका के पास चलेंगे। अनिका जी, आपका फाइनल कमेंट क्या कहेंगे? कितना खुश हैं आप इसको लेकर के, कितना नाखुश? को लेके अब पूरी खुशी तो तभी होगी जब रिजल्ट आ जाएगा, तभी हम लोग पूरा मतलब अच्छे से डिसाइड कर पाएंगे कि हम लोग खुश हैं या ना खुश। वो ऑप्शन तो अभी भी है हम लोग के पास कि एग्ज़ाम फिर से दे सकते हैं अगर कोई सेटिस्फाइड नहीं है। तो उसमें यही दिक्कत होगी कि हम लोग कॉलेज का भी वेट कर रहे हैं, तो वही चीज़ और खिंच जाएगी। अभी तो बहुत खिंच गई है, तो आगे भी वो बहुत खिंच जाएगी। लेकिन अब हम लोग के पास कोई ऑप्शन नहीं है, बस रिजल्ट का वेट कर रहे हैं और अगर संतुष्ट नहीं है तो फिर से देंगे। यही अब स्टूडेंट्स के पास ऑप्शन है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का, बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो कुल मिलाकर के मामला यही है कि कम से कम 0 सेशन नहीं हो रहा है और बच्चों का भविष्य खराब नहीं हो रहा है, क्योंकि उनका एक साल खराब नहीं हो रहा है। कम से कम उनको मार्क्स मिल जाएंगे, एवरेज मार्क्स मिल जाएंगे और वो दूसरी क्लास में पहुंच जाएंगे सब। लेकिन इसमें कुछ दिक्कतें हो सकती हैं, क्योंकि जो मेरिटोरियस बच्चे हैं उनको उम्मीद थी कि वो शायद टॉप करेंगे, उनको थोड़ी निराशा हाथ लगेगी। लेकिन उन तमाम ऐसे बच्चे भी हैं जो अच्छे मेरिटोरियस नहीं है, उनको भी पास हो जाएंगे, उनको नंबर मिल जाएंगे। ऐसे में कहीं खुशी और कहीं गम का माहौल रहेगा। तो फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, आप हमें दीजिए इजाज़त और बाकी खबरों के लिए